आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मेरा नाम है रविंद्र चौहान। आप देख रहे हैं पीएस स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के विषय के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो। पार्ट 1 है आज का ये हमारा वीडियो। आगे के पार्ट भी जल्द ही आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न उपागम। इंग्लिश में आप इसे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया कहेंगे। आज के इस विषय में हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका या फिर परिचय, जानेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रवाद के जो स्टडी के डिफरेंट अप्रोचेस हैं या उपागम हैं उनके बारे में। इन उपागमों में हम कैम्ब्रिज स्कूल, राष्ट्रवादी स्कूल, मार्क्सवादी स्कूल और सबाल्टर्न स्कूल या फिर उपागम इनकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद आखिर है क्या? राष्ट्रवाद देखिए एक भावना है, और ये भावना किसके अंदर होती है? ये भावना आपको एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी, और ये किसके प्रति होती है? ये होती है अपने राष्ट्र के प्रति। तो आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति होती है। और ये भावना किससे जुड़ी होती है? इस भावना का देखिए जो संबंध होता है या जो लगाव होता है वो उसके गौरवमयी इतिहास से होता है। उसके साझा इतिहास, परंपरा, भाषा और धर्म इत्यादि अन्य कई चीज़ें इसमें आती है। अगर इनसे एक व्यक्ति का जुड़ाव है, उनका साझा धर्म है, साझा इतिहास रहा है, साझा भाषा रही है, परंपरा रही है, तो वो अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मानता है। और ये भावना अगर हम भारत के कॉन्सेप्ट में समझने की बात करें तो ये और ज़्यादा गहरी भावना हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो आपको संबंध देखने को मिलता है वो आज़ादी की लड़ाई के समय से देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू का, वो कहते हैं कि मेरे ज़माने में हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता की भावना का होना अनिवार्य चीज़ था। ऐसा इसलिए कहते हैं वो कि अगर हम पुराने टाइम्स में जाके देखें, जब हम गुलाम हुआ करते थे या ब्रिटिशियर्स हम पे रूल किया करते थे, तो उस समय प्रत्येक भारतीय के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना होती थी, उसे अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना होती थी। इसे आप एक कॉमन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मानकर चलिए अगर आज भी आप एक देशभक्ति फिल्म देख ले, जैसे कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में अगर आप कोई मूवी देख लेते हैं तो यकीन मानिए उस वक्त आप राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट था कि मेरे ज़माने में हिंदुस्तान में राष्ट्रीयता की भावना होना एक अनिवार्य चीज़ था। क्यों? क्योंकि इसका संबंध आज़ादी की लड़ाई से था। बच्चा देश का वृद्ध व्यक्ति हो, बच्चा हो या किसी भी समाज या वर्ग का हो, वो एक लड़ाई लड़ रहा था, और वो लड़ाई थी ब्रिटिशियर से अपने आप को आज़ाद करवाना, अपने देश को स्वतंत्र करवाना। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है पश्चिमी राष्ट्रवाद के बारे में। तो यहाँ जब आप आगे इसमें हम बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पश्चिम राष्ट्रवाद से भारत का राष्ट्रवाद कुछ अलग है। ऐसा क्यों है ये हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक के विषय से आपके मन में 2 क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला तो आखिर राष्ट्रवाद क्या है, और क्या भारत वास्तव में राष्ट्र था? भारत वास्तव में राष्ट्र था या नहीं, इसके देखिए इस प्रश्न इसलिए ये बन रहा है इसके क्योंकि कई कारण है। पहला का देखिए कारण तो यही है क्योंकि जो हमने ऊपर एक सिंपल डेफिनेशन लिखी उसके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक सामान्य भाषा हो, सामान्य धर्म हो, सामान्य इतिहास हो, साझा संस्कृति हो, तो उनको हम एक राष्ट्र की संज्ञा देंगे। लेकिन अगर हम भारत के कॉन्सेप्ट में देखें तो भारत हमें विविधता का देश नज़र आता है। यहाँ पे हमें कई धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग नज़र आते हैं। तो क्या इस आधार पे हम भारत को, अपने देश को राष्ट्र कह सकते हैं? क्या हमारा देश राष्ट्रवादी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पश्चिम के जो देश थे
उससे इसलिए भिन्न बताया जा रहा है क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट्स थी, एक जाति का होना, एक धर्म का होना या एक भाषा का होना, ये पश्चिम के देश भली भांति फुलफिल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जर्मनी की, तो देखिए जर्मन में कौन रहता है, मोस्टली जर्मन लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आपको फ्रेंच लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत में इतनी अधिक विविधता है जिसकी वजह से भारत को एक राष्ट्र की संज्ञा देना थोड़ा यहाँ दुविधाजनक आपको यहाँ नजर आएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि भारत इस हिसाब से तो राष्ट्र कहलाएगा ही नहीं, लेकिन ये एक गलत धारणा है। देखिए यहाँ पे केवल 2 या 3 पैमाने ही नहीं हैं जिसके आधार पे हम किसी देश को राष्ट्रीय कहेंगे या राष्ट्रवादी कहेंगे। कुछ अन्य भी आधार हैं जिसके आधार पे भारत एक राष्ट्रवाद देश या राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र की अगर हम देखें तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, साझा धर्म और धर्म प्रजाति के बारे में, और इस आधार पे अगर रखें तो भारत जो है राष्ट्र के श्रेणी में नहीं आ रहा। सामान्य तौर पे देखिए भारत को जो है एक राष्ट्रीय राज्य की संज्ञा दी जाती है। अब ये राष्ट्रीय राज्य क्या है और राष्ट्रीय राज्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है तत्व होते हैं, तो इसको जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत किस प्रकार से राष्ट्रीय है या नहीं है। देखिए राष्ट्रीय राज्य के जो तत्व होते हैं, राष्ट्रीय राज्य के जो तत्व हैं डिफरेंट उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए, देखिए ये है आपका राष्ट्रीय राज्य। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक धर्म चाहिए होगा, ठीक है। अगर धर्म हो रहा है या व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना है, इसके अलावा वहाँ की समान भाषा है, या फिर इसके अलावा आपको इतिहास और संस्कृति सामान्य रूप से देखने को मिलती है, तो ऐसे स्टेट को हम एक राष्ट्रीय राज्य की संज्ञा देंगे। और भारत भी इसी श्रेणी में आता है। हमारा एक साझा इतिहास और संस्कृति रहा है, हमारे व्यक्तियों में या लोगों में राष्ट्रवाद की भावना हमेशा उत्प्रोत रही है, चाहे हमारी भाषा डिफरेंट क्यों ना हो या धर्म डिफरेंट क्यों ना हो। तो इस तरह से राष्ट्र का एक दूसरा अर्थ भी ये निकलता है कि एक ऐसा समूह जो अपने आप को जन्म से या जन्म के उस स्थान से जुड़ा हुआ महसूस करता हो। सामान्य तौर पे जब आप देखते हैं तो आपके अंदर भी आप जहां जन्म लेते हैं उस स्टेट के लिए, उस राज्य के लिए भी एक विशेष भावना आपके दिलों में होती है। उसी प्रकार से हम चाहे कितने भी भाषाओं में विभाजित हो, धर्मों में विभाजित हो, लेकिन जब हम अपने जन्मभूमि को या अपनी कर्मभूमि को भारत के रूप में देखते हैं कि हम भारत के पहले निवासी हैं, बाद में कुछ और आता है, तो इस प्रकार से हम एक राष्ट्रवादी भावना से उत्प्रोत होते हैं और अपने आप को एक राष्ट्र मानकर चलते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ देखिए विद्वानों की बात आएगी। यहां पे एंडरसन जो है, एंडरसन एमिजेंट कम्युनिटी, जो कि 1983 में कहते हैं कि ऐसे गुणों वाले राष्ट्रों का मिलना मुश्किल है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं पश्चिम देशों के बारे में, जहां पे आपको एक ही ऐसे लोग मिले जो सामान्य वर्ग से संबंधित हो। ठीक है, क्योंकि अब ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब तमाम देशों को अगर स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे भी अब जो मूल व्यक्ति थे वहाँ के, उनमें बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिल रही है। वहाँ पे भी कई धर्म के लोग आ चुके हैं, वहाँ पे भी कई भाषा को बोलने वाले लोग आ चुके हैं। इसलिए अगर आप राष्ट्रवाद को केवल इतना मानकर चले कि जहाँ पे एक समान भाषा बोली जाती हो, जहाँ पे केवल एक ही धर्म के लोग रहते हो, वो राष्ट्र है, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं मानी जाती। यहाँ पे इस चैप्टर्स में हमारे लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि इस राष्ट्रवाद के बारे में विचारकों की या विद्वानों की क्या थ्योरी थी। तो यहाँ देखिए आपको मुख्य रूप से 3 तरह के विद्वान या उनकी थ्योरीज देखने को मिलेगी। पहला तो ऐसे विद्वान आपको कुछ मिलेंगे जो राष्ट्रवाद को आधुनिक समाज की उपज मानते हैं, जो कहते हैं कि हाल फिलहाल में आधुनिक समाज में 20वीं शताब्दी के आसपास हमें राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। तो ये ऐसे विद्वान हैं। कुछ विद्वान आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो प्राचीन काल से यानी पहले से उपस्थित था, केवल आधुनिक काल में उसके रूप में परिवर्तन आया है। और वहीं कुछ ऐसे विद्वान भी देखने को मिलेंगे आपको जो बात करेंगे कि राजनीतिक हित के लिए बनाया गया, यानी कि राष्ट्रवाद ना तो प्रारंभिक काल में था ना ही आधुनिक काल में आया, अपने आप नहीं आया है ये, इसको राजनीतिक हित के लिए राजनीतिक लोगों ने बनाया है। यहाँ पे अगर हम बात करें हॉसबॉर्न की और एंडरसन्स की, तो ये क्या कहते हैं, इनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद है ये इन्वेंटेड ट्रेडिशन है। इन्वेंटेड ट्रेडिशंस का मतलब है ऐसी परंपरा जिसको इन्वेंट किया गया, बनाया गया, ये पहले से विद्यमान नहीं है।
साथ ही साथ कहते हैं कि ये एक राजनीतिक संकल्पना है, इसका किसी व्यक्ति की भावना से संबंध नहीं है, ये राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई है। और ये कहते हैं कि इसका प्राचीन काल में भी कोई विकास नहीं हुआ था, बल्कि ये आधुनिक काल में जन्म हुआ। और ये किसके द्वारा किया गया? राजनीतिज्ञों द्वारा, और अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रवाद जैसी धारणा बनाई गई। आज के एग्जाम्पल में अगर जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को तमाम पार्टियां राष्ट्रवादी पार्टी घोषित करने के रूप में अग्रसर रहती है। सभी अपने आप को इस तरह से पॉलिश करके दिखाती है, या पैकेजिंग करके दिखाती है कि हमसे बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी तो कोई है ही नहीं, हम ही राष्ट्रवादी हैं, हमने ही केवल राष्ट्र के बारे में सोचा है। तो इसलिए इन कारणों के आधार पे हॉब्सन और एंडरसन कहते हैं कि ये एक राजनीतिक आवश्यकता के लिए बनाया गया था राष्ट्रवाद को। इसके अलावा कहते हैं कि राष्ट्रवाद का जो मुख्य आधार देखिए क्या था, वो था प्राचीन परंपरा, संस्कृति, इतिहास। तो वो इन तीनों ही धारणाओं को कहते हैं कि ये सब झूठ है। इसके अलावा वो कहते हैं कि पहले कोई सामान्य भाषा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक बात और की गई थी कि जहाँ पे सामान्य भाषा आपको देखने को मिले उसको भी आप राष्ट्रीय की संज्ञा दे सकते हैं। तो यहाँ पे हॉब्सबॉर्न और एडेंसर कहते हैं कि पहले कोई सामान्य भाषा नहीं थी, लोग क्षेत्रीय भाषा जानते थे, क्योंकि वो छोटे छोटे समुदाय में रहते थे और क्षेत्रीय इकाई के रूप में रहते थे, इसलिए वो केवल अपनी क्षेत्रीय भाषा जानते थे। उन्हें जो एक लैंग्वेज के रूप में उन्हें नहीं बांधा जा सकता, और वो ना ही एक भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ पे हमें पार्थो चटर्जी के विचार भी जानने चाहिए, जो कि अपनी एक पुस्तक द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि एंडरसन का जो मॉडल है, जो उन्होंने बताया राष्ट्रवाद के बारे में, वो राष्ट्रवाद की धारणा एशिया और अफ्रीका के देशों में सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? उसका वो कारण देते हैं कि देखिए, राजनीतिक जो है संघर्ष तो चल रहा था, ठीक है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष से पहले हमारे अंदर एक भावना थी, और वो क्या भावना थी? राष्ट्रवाद की। हम राजनीतिक रूप से जुड़ने से पहले ही साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे थे। तो जो पार्थो चटर्जी थे वो एंडरसन की इस धारणा को खारिज करते हैं कि भाई देखो, आपने तो ये कह दिया कि हमने राजनीतिक कारणों से राष्ट्रवाद को जन्म दिया, लेकिन ये आपकी धारणा सही नहीं है, ये गलत है। राजनीति तो बाद में जन्म लेती है, राजनीतिक पार्टियां बाद में आई, लेकिन उससे पहले ही अगर आप भारत के, एशिया के कॉन्सेप्ट में अगर भारत को समझने की कोशिश करें, या अफ्रीकी देश जो कि वो भी साम्राज्यवाद के पीड़ा से कुछ हिल रहे थे, वो भी ब्रिटिशियर्स के गुलाम थे, तो इन दोनों ही जगह पे जो संघर्ष चल रहा था साम्राज्यवाद के खिलाफ, वो एकजुट होकर लोगों में चल रहा था, और इनके खिलाफ बिना राजनीतिक एकता के भी हम लड़ाई लड़ रहे थे। और ये लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? ताकि हम अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने देश को बचा पाए। इसलिए हम हमेशा से ही एक राष्ट्र रहे हैं। यहाँ पे गांधी जी का भी एक महत्वपूर्ण विचार है, वो भी कहते हैं कि भारत जो है हमेशा से ही राष्ट्र था। यूरोपीय लोगों की क्या थ्योरी थी यहाँ पे? यूरोपीय लोग कहते हैं कि जब हम यहाँ आए, यानी यूरोपीय लोगों से मतलब है जब अंग्रेज हमारे देश में आए, तभी भारत एक राष्ट्र बना। आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे, ऐसा वो क्यों कारण देते हैं वो आपको पार्ट 2 में समझ में आएगा। तो ब्रिटिशियर्स लोग कहते हैं कि जब तक हम आए नहीं थे आपके देश में, आप राष्ट्र थे ही नहीं। लेकिन गांधी जी इस धारणा का विरोध करते हैं, कहते हैं देखिए, आपके आने से पहले ही हम राष्ट्र थे, भले ही सारे मापदंड जो कि एक राष्ट्र के लिए बनाए गए हैं वो भारत के कॉन्सेप्ट में फुलफिल ना होते हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम राष्ट्र थे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एक तरह का विचार प्रेरित करता रहा, हमारे जीवन का तरीका एक था, और ऐसे अन्य तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हम एक राष्ट्र थे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलेगा। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।